So today in class 12th we will start new chapter, that is electromagnetic waves. So according to re-reduced syllabus, what do you have to study in this chapter? That is basic idea of डिस्प्लेसमेंट करंट ये हटा दिया गया है. आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटेटिव इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा वेव्स. सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी and elementary facts of electromagnetic waves and their uses. तो uses और इनका सोर्स ये भी ऐड है और वो आपको हर एक वेव्स की अलग अलग पढ़नी है. तो ये तो हो गया सिलेबस. अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है. ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ना पड़े, that is called electromagnetic waves. ये simple definition है. The wave which do not require material medium for propagation called electromagnetic waves. But आप क्लास 12th में सिर्फ ये लिख के कंप्लीट नहीं हो जाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, इसमें तीन चीज होती हैं. देयर आर थ्री वैक्टर्स. नंबर 1 होता है इलेक्ट्रिक वैक्टर, नंबर 2 होता है मैग्नेटिक वैक्टर और नंबर 3 होता है वेलोसिटी वैक्टर. अगर हम इसको समझें, the three vectors are entangled with each other in such a way that at a point the electric vector and the magnetic vector are together, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर होता वेलोसिटी. मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो ये मैग्नेटिक वेक्टर होगा, तो जो थंब होगा ये वेलोसिटी कहेंगे. या हम ऐसे कह दें, अगर हम इलेक्ट्रिक वेक्टर 4 फिंगर को कह रहे हैं, थंब को कह रहे हैं मैग्नेटिक वेक्टर, तो जो मिडिल फिंगर होगी दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर. ठीक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस वेव. और इसमें दो चीज होती हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर. बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं. जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, देखिए दो चीज हैं. मोशन ही सिर्फ जरूरी नहीं है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो चल रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब क्रिएट होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, तब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है. नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर इन फ्री स्पेस. तो देखिए इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है. यू जस्ट हैव टू स्टडी ओनली द पार्ट दैट इज द फॉर्मूला बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी. तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. सो E अपॉन B इज इक्वल टू C, ये आपको याद करना है. This is the relation of electric field, magnetic field and speed of light. So the ratio of magnitude of electric and magnetic field equals to speed of light in free space. किसी free space में electric field और magnetic field का जो ratio होता है वो speed of light के बराबर होता है. एक और relation है, speed of light is equal to 1 upon under root permittivity of free space into परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. किसी स्पेस की परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी के प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल का स्क्वायर रूट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है. नेक्स्ट देखिए, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बट न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो इसलिए हम ये पार्ट बता दे रहे हैं. एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ पॉइंट, तो फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी के लिए. एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं U से. U इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला. ठीक,
अब देखिए इसी को एनर्जी डेंसिटी का एवरेज मीन पूछा जाए, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी एट अ पॉइंट, तब एवरेज लेने के लिए देयर द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यू मीन या यू बार दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का एवरेज या एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लिए, ये आपके यूज होंगे न्यूमेरिकल में। अब आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब आप ये लिखेंगे। अगर पूछा जाए राइट डाउन द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेव लाइक गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, किसी की भी पूछें तो उनमें 2 या 3 पॉइंट आप कॉमन के रख सकते हैं और 2 पॉइंट आप स्पेशल फीचर डाल सकते हैं। तो कम से कम 2 पॉइंट कॉमन और 2 पॉइंट स्पेशल फीचर हर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता होना चाहिए। तो देखिए कॉमन फीचर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक, ये पॉइंट ना लीजिए। These waves do not require any material medium for propagation, ले सकते हैं, ये बेस्ट अच्छा पॉइंट है। मीन्स अगर पूछा जाए राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा वेव्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो गामा वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सेम पॉइंट आप एक्सरे के लिए भी लिख सकते हो, सेम पॉइंट आप अल्ट्रावायलेट के भी लिख सकते हो, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव्स या टीवी वेव, किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं। सेकंड वाला पॉइंट आप याद कर सकते हैं। These wave travels in free space with the speed of light that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, फ्री स्पेस में अगर वो चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट, चाहे वो गामा रे हो, चाहे एक्स रे हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे विजिबल लाइट हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, लॉन्ग वेव या टीवी वेव, कोई वेव हो, वो फ्री स्पेस में अगर चल रही है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलेगी। फिर ले सकते हैं आप एक पॉइंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सिर्फ आप इतना पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं दैट एनी वेव, चाहे गामा वेव्स हो, गामा से लेकर लॉन्ग वेव्स तक कोई भी हो, उसका एक कॉमन फीचर याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सिमिलरली आप लिख सकते हैं गामा वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, माइक्रोवेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। तो एक ये कॉमन फीचर्स याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें कुछ कॉमन फीचर नहीं दिए हैं तो हम बता दें। अगर आपसे और कॉमन फीचर्स में पूछा जाए तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शोज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब चाहे कोई सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, गामा से लेके लॉन्ग वेव्स तक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी शो करेगा। तो 4 पॉइंट आपने कॉमन फीचर्स पढ़ लिए। दे आर ट्रांसफर्स इन नेचर, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, दे शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 4 कॉमन फीचर में कोई 2 फीचर्स आप लिख सकते हैं और 2 स्पेशल प्रॉपर्टी जो आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए सन की रेज में हम सिर्फ विजिबल लाइट ही देख पाते हैं, और अगर आप देखें तो विजिबल लाइट सिर्फ इतना सा पोर्शन होता है सन की लाइट का, जबकि सन की लाइट के विजिबल पोर्शन के इधर और इधर एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती, नहीं देख पाती। मतलब विजिबल लाइट के वॉयलेट कलर से नीचे की वेवलेंथ एंड रेड कलर के ऊपर की वेवलेंथ हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर है वो 2 तरह से हम लोग देखते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सबसे कम वेवलेंथ होती गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो इसको ऐसे कह सकते हैं गाक, सू, विज, इन, मी, रा एंड लॉन्ग वेव, लो, ठीक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है, गामा रेस, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का उल्टा देखेंगे
तो वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। अगर कहा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो देखिए डिक्रीजिंग में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा की और सबसे कम होती है लॉन्ग वेव की। तो अगर पूछा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे तो उल्टा देंगे, लॉन्ग वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। अब इसी तरीके से अगर पूछा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा जाए तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, लॉन्ग वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको याद करना, दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक, अब आते हैं फीचर्स, सोर्स और यूजेस। तीन चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज पढ़नी है सोर्स, दूसरी चीज पढ़नी है यूज। देखिए सोर्स, यूज दो अलग, सोर्स, यूज और उनकी प्रॉपर्टी। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूज और प्रॉपर्टी में, एप्लीकेशन और यूजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, ठीक, तो एप्लीकेशन और उनकी प्रॉपर्टी में दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस, कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो उसमें यूजेस मेंशन नहीं कर सकते। तो देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कॉमन चीजें हैं, वो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की अप्रोक्सीमेट रेंज पता होनी चाहिए। तो देखिए वेवलेंथ गामा रेस की स्टार्ट होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 के बीच, मतलब -4 पावर का डिफरेंस है। मतलब 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक गामा रेस की वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज है? 3 × 10⁻22 से 10 × 10⁻18। देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, लिख के याद करिए। आप ऐसे याद करेंगे आपको कभी नहीं याद होगा, ओरल तो याद नहीं होने वाला, लिख के अगर ये याद करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए। अब आता प्रोडक्शन, बनती कैसे है। यहां कहते हैं सोर्स, बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर एंड डिके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। जब कह रहे ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, मतलब ये कह रहे हैं कि एटम्स में जब चेंज आता है, या हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलता है या उसमें जाता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है, तो क्या निकलती? गामा रेडिएशन। ठीक, फिर आती प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब गामा रेडिएशन इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। फ्लोरेसेंस, मतलब जब ये टकराती हैं ग्रेफाइट की स्क्रीन से तो लाइट पैदा होती है। आयनाइजेशन, मतलब गामा रेज जब किसी गैस से गुजरती हैं तो गैस आयनाइज हो जाती है। डिफ्रैक्शन शो करते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर की मेटल की प्लेट क्रॉस कर सकते हैं। चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का असर और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं पड़ता। हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। तो आप क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरेसेंस, आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये 4 प्रॉपर्टी पढ़। अब आता है यूजेस या एप्लीकेशन। तो यूजेस क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई। गामा रेडिएशन की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर पाते हैं। ठीक, तो देखिए प्रॉपर्टीज अलग होती है, यूजेस अलग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ गामा रेडिएशन, तो आप अगर उसमें प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या आपसे प्रॉपर्टी पूछा जाए और आप ये लिखें इट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, तो पॉइंट कट जाएगा। ठीक, तो गामा हो गया। उसके बाद आता है एक्सरेज, सेम। अब देखिए 10⁻⁻10 पर खत्म हो रही थी कौन? गामा, बट एक्सरे शुरू हो जाती 10⁻⁻13 मीटर से, मतलब गामा रेडिएशन खत्म नहीं हो पाती, एक्सरेज चालू हो जाती है। मतलब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती, दूसरी चालू हो जाती है। तो इसका रेंज है 10⁻⁻13 से 10⁻⁻8 के बीच, -14 से -10, -13 से -8। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आते हैं 10⁻21 से 10⁻16। अब देखिए 22 से 18 के बीच गामा रेडिएशन था, ये क्या है 21 से 16 के बीच। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद कर लिए। फिर आता प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोड्यूस कैसे होती है एक्सरे। पहला तो सिंपल ये है, एक्सरे का प्रोड्यूस करने का तरीका है
हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब हैवी मेटल पर गिरता है तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। बाय सडन डिक्लेरेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एट हाई एटॉमिक नंबर टारगेट, हाई एटॉमिक नंबर टारगेट मतलब हैवी मेटल, जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल पर गिरती है तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ऑल्सो बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलोंग द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इनर मोस्ट शेल में तब एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। तो आप एक लिख लीजिए, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन द हैवी मेटल प्रोड्यूस एक्सरे। अब आता प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा बट लेस पेनिट्रेटिंग, तो जो इसकी गामा की प्रॉपर्टीज है वही एक्सरे की। क्या क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, फ्लोरेसेंस पैदा करती है, आयनाइजेशन देते हैं, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, बट लेस पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू गामा। अब आता है यूजेस फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन शेल एंड क्रिस्टल, मतलब जो यूज गामा का है वही यूज एक्सरे में लिख सकते हैं, बट एक एक्स्ट्रा इसमें यूज आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, डिसीज ऑर्गन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स, ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस ऑफ हीलिंग बोन्स। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करवाने जाना पड़ता है, किसी ऑर्गन में कोई डिसीज है तो एक्सरे की मदद से पता चल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कहीं हड्डी बढ़ने लगती है बॉडी के पार्ट में तो भी हम यहीं से पता करते हैं, सिंपल है, इट इज यूज इन द स्टडी ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स। ठीक, फिर इन इंजीनियरिंग इट फॉर डिटेक्टिंग द फॉल्ट और क्रैक्स, फ्लॉ एंड होल्स इन द फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट, किसी मेटल प्रोडक्ट में कहीं क्रैक है तो वो एक्सरे की मदद से हम लोग पता करते हैं। रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है एक्सरे, तो ये इसके यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो वेवलेंथ की रेंज है 10 to power -10 से 10 to power -7 और फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10 to power 17 से 10 to power 14। ठीक, लिख के याद करेंगे तभी याद होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रोडक्शन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहां प्रोड्यूस होती है? इन स्टार्स बाय सन। सन क्या है? एक स्टार है, तो सभी तरह के स्टार्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। फिर आर्क लेंथ, वैक्यूम स्पार्क एंड आयनाइज्ड गैसेस, आयनाइज्ड गैसेस से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है, स्टार में प्रोड्यूस होता है, वैक्यूम स्पार्क में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज बट लेस पेनिट्रेटिंग पावर, तो मतलब इट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक, it ionize the gas, it can penetrate the metal but less as compared to gamma। तो देखिए तीनों प्रॉपर्टीज सेम है तीनों की। यूजेस क्या है? इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, ठीक, जो इनविजिबल राइटिंग को स्टडी करने का मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। ठीक, फोर्ज डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट को, जैसे नकली नोट पता करना है कि नकली है कि असली, तो अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है तो पता चल जाता है। फिंगरप्रिंट्स एंड टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स, फूड को संभाल के रखने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज किया जाता है। टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉर स्टरलाइजिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए भी यूवी यूज की जाती है। ठीक, फिर आता विजिबल लाइट, वेवलेंथ क्या है? 4 into 10 to power -7 से 7 into 10 to power -7 मीटर। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 7 into 10 to power 14 to 4 into 10 to power 14। प्रोडक्शन, अब देखिए विजिबल में प्रोडक्शन क्या है? रेडिएटेड बाय द एक्साइटेड एटम्स इन गैसेज एंड इनकैंडेसेंट बॉडीज, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है और वापस लौटता है तो जो लाइट छोड़ता है, जो वेव छोड़ता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है बहुत केसेस में, और इनकैंडेसेंट बॉडीज से भी विजिबल लाइट निकलती हैं, जब किसी बॉडी को बहुत हॉट कर दो तब भी निकलती हैं। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक एक्शन एंड सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब जितना भी आप क्लास 12 में लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो सारी विजिबल लाइट में होती है। यूजेस क्या है? रिवील्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल शेल ऑफ द एटम्स, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को स्टडी करने में और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने में विजिबल लाइट का यूज होता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज है 10 to power -7 से 10 to power -3
और फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻14 से 10⁻10 हर्ट्ज। प्रोडक्शन फ्रॉम हॉट बॉडीज, जब भी किसी मेटल की बॉडी को ज्यादा तेज गर्म कर देते हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो रेड हॉट बॉडीज प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज आएंगे तो हीटिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन, लाइट में जो हीटिंग इफेक्ट है ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन एंड माइक्रोवेव की वजह से होता है। ठीक, ऑन थर्मोपाइल एंड बोलोमीटर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पेनिट्रेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इंफ्रारेड की। यूजेस क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट, सैटेलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए यूज किया जाता है बाय मीन्स ऑफ सोलर सेल। फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, फॉर ट्रीटिंग मस्कुलर स्ट्रेन, अगर मसल्स फट जाते हैं, मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, तब भी इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से थेरेपी की जाती है। इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर्स, ये सारे इसके यूजेज, आप 2-3 यूजेज याद कर ले। दैट इज, एक और होता है दैट इज फॉग, और क्या क्या कह रहे हैं हम, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है थ्रू इंफ्रारेड फोटोग्राफी। इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म एंड इन वॉरफेयर टू लुक थ्रू हेज, फॉग एंड मिस्ट। नेक्स्ट 3 बचते हैं, दैट इज माइक्रोवेव्स और शॉर्ट रेडियो वेव्स। वेवलेंथ क्या है? 10⁻³ से 10⁻⁻1 और फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻11 से 10⁻9। याद रखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद करना है तो लिख लिख के याद करिए, ओरल आप याद नहीं कर सकते। प्रोडक्शन कैसे पैदा होती? माइक्रोवेव बाय ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, अगर स्पेशल वैक्यूम ट्यूब में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करते हैं तो माइक्रोवेव्स पैदा होती हैं। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की मदद से भी माइक्रोवेव पैदा किया जाता है। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन। यूजेज इन रेडार सिस्टम, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेडिएशन, लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, जो बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव यूज की जाती है सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव यूज की जाती है। फिर आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव रेंज है वेवलेंथ की 10⁻⁻1 से 10⁻⁴ मीटर और फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻9 से 10⁻⁴ हर्ट्ज। ठीक, प्रोडक्शन है बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जितने भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो माइक्रोवेव भी पैदा करते हैं, रेडियो वेव भी पैदा करते हैं और लॉन्ग वेव भी पैदा करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। प्रॉपर्टीज क्या है? रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक, यूजेज इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम, सेलुलर फोन यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ। पुराने टीवी में यूएचएफ एंड वीएचएफ हम लोग सर्च करते थे। ठीक, तो कम्युनिकेशन में यूज होता है, रेडियो और टीवी के सेलुलर डेटा कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज होती हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग वेव्स। तो लॉन्ग वेव वेवलेंथ है 10⁻6 से 5 × 10⁻6 से 6 × 10⁻6 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज है 60 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज या 50 to 60 हर्ट्ज। प्रोडक्शन क्या? वीक रेडिएशन फ्रॉम एसी सर्किट। जो वीक एसी सर्किट से जो रेडिएशन निकलते हैं, वीक रेडिएशन, वो लॉन्ग वेव्स होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? माइक्रोवेव आप पढ़ सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ सकते हैं, माइक्रोवेव पढ़ लीजिए, अल्ट्रावायलेट इंपॉर्टेंट है एंड एक्सरे इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स सिनुसॉइडली विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? तो वेवलेंथ पूछ रहे हैं लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दी गई है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की भी हमें वैल्यू चाहिए। अब देखिए वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का E0 दिया गया है। ठीक, तो देखिए वेवलेंथ बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 × 10⁻10। तो सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा? 1.5 × 10⁻2 मीटर। अब देखिए E0 की वैल्यू दी गई है 48। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? B0 पूछ रहे हैं।
सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बी नॉट बराबर क्या होगा ई नॉट अपॉन सी, दैट इज 48 अपॉन 3 इंटू 10⁸, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इसकी जगह आप टेस्ला भी लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन मीडियम एट अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये v दे दिया गया है, ठीक है, किसी मीडियम में स्पीड दी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर दिया गया ऑफ द मीडियम इज 1, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r पूछ रहे हैं। तो देखिए v बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब आपको क्या दिया गया, म्यू आर दिया गया और एप्सिलॉन r दिया गया। तो देखिए म्यू क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। तो परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। सेम फॉर्मूला होता है परमिटिविटी का, किसी मीडियम की परमिटिविटी बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कहलाता है स्पीड, इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। नाउ हमें क्या बताना था, दैट इज फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर बताना है, तो स्क्वायर कर दे दोनों साइड का और एप्सिलॉन आर को इधर ले आते हैं। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू म्यू आर। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर कर दिया, v की वैल्यू है 2 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर किया, और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी कह रहे हैं 1 रख दिया। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.25, ठीक। नेक्स्ट है, अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। कोई एक रेडियो है उसको ट्यून कर सकते हैं 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। देखिए रेडियो वेव है तो स्पीड क्या होगी 3 इंटू 10⁸। v1 मतलब फ्रीक्वेंसी पहली न्यू वन इसको पढ़ेंगे, दैट इज 7.5 मेगाहर्ट्ज मींस 7.5 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। तो पहली वेवलेंथ लैम्डा 1 बराबर सी अपॉन म्यू 1, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10⁶, दैट इज 40 मीटर। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज है तब वेवलेंथ है 40 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी लेते हैं 12 मेगाहर्ट्ज, न्यू 2 इज इक्वल टू 12 मेगाहर्ट्ज। तो वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 12 इंटू 10⁶, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू 2। सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज है तब वेवलेंथ क्या होगी 25। तो वेवलेंथ के बैंड मतलब बैंडविड्थ जो है वेवलेंथ की वो क्या है 25 मीटर से 40 मीटर। नेक्स्ट है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ वैक्यूम इज, बी नॉट दिया गया 510 नैनो टेस्ला, ठीक। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ वेव, आपको ई नॉट बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। सो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो देखिए बी नॉट दिया गया 510 नैनो टेस्ला, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो ये हो गया 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। सी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 510 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁸। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 153 न्यूटन पर कूलम, दैट इज अ यूनिट, या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं यूनिट में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम लोग सेकेंड बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस, ठीक, प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग सबसे पहली वीडियो रिफ्लेक्शन पर ही बनाई थी, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो सेकेंड बुक का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस।